नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव IAS अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम करेंगे सेट 11 किस चीज़ का, भूगोल के 500 प्रश्न, भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न जो हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। भौतिक भूगोल के MCQ इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इसमें किया रहा है। 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित है। और किस परीक्षा में पूछे गया सवाल है, ये परीक्षा है UPSC की CSE परीक्षा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है और जो आने वाली प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसके लिए? UPSC CSE की, ठीक है। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। और इससे पहले कि सेट आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर तक पहुँचा जा सकता है। सेट 11 है, हर सेट में 10 प्रश्न हम सम्मिलित करते हैं और 10 सेट अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 2-3 सेट और आएंगे इससे, फिर इसके बाद ये बहुत ही भूगोल हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद भूगोल के बाकी पोर्शन पर हम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ऐसा लग रहा है कि UPSC में जो प्रश्न पत्र सेट करने वाले, प्रश्न बनाने वाले हैं, वो शेर के काफ़ी शौकीन हैं, ठीक है। शेर मतलब जो शायर वगैरह, शायर लोग जो अर्ज करते हैं ना, शेर, ठीक है। तो हम देखते हैं, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। अब कवि ने यहाँ पूछ लिया है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्र में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। कवि नहीं, मतलब जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। यहाँ पे उसके बारे में दिए गए हैं। 2013 में सवाल पूछा गया, ठीक है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेप, उत्तरी अमेरिकी प्रेरी या फिर साइबेरियाई टुंड्रा। तो ये जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ये एरिया है किसका? मध्य एशियाई स्टेपी का। मध्य एशियाई स्टेपी का आंसर इसका बी। मध्य एशियाई स्टेपी का कौन से एरिया में पाई जाएगी? ये देखो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान ये हो गया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है और मंगोलिया। उज्बेकिस्तान ये है और ये मंगोलिया, चाइना के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगोलिया वाले रीजन में ये होता है। मध्य से स्टेपी या फिर स्टेप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ या फिर यहाँ की जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसके बारे में और हम देखते हैं, सवाना उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ठीक है। उष्णकटिबंध वाला एरिया, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि यह क्षेत्र एकदम एक सार घना रहता है और ग्रीनरी यहाँ पर रहती है, हरा रहता है। ये फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान है। कौन से? सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। जो आगे हम देखते हैं, भौतिक भूगोल में टुंड्रा एक बायोम है। और टुंड्रा के बारे में हम बताया जा रहा है। टुंड्रा एक बायोम है जहाँ वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। और टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया है जिसका अर्थ ऊंची भूमि, वृक्षविहीन पर्वतीय रास्ता होता है। और टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। और कौन से? आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा, ठीक है। ये देखो, ये ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड दिए गए हैं, विश्व के घास के मैदान जो भी है। प्रेरिस, टुंड्रा स्टेपिस, ये है यूरोप और एशिया में। यूरोप प्लस एशिया, इसको बोलेंगे यूरेशिया, ठीक है। और ये सवाना आप देख सकते हैं, पंपास, लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में ये पंपास, ये और हो गया, सवाना ये हो गया। और ये देखो वेल्ट, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये घास के मैदान यहाँ पे दिए गए। अगला सवाल है, एक मिनट, पिछले सवाल का उत्तर हम देख लेते हैं। हाँ, मध्य एशियाई स्टेपी था। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, इफेक्ट किया होगा जीवों के विकास को। सन 2014 में सवाल पूछा गया। महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र, दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं इसके बारे में क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों ने ही जीवों के विकास को प्रभावित किया है, ठीक है। तो दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो, दोनों ने ही प्रभावित किया है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन तथा हिमानी चक्र द्वारा जैव विकास प्रभावित हुआ है। और महाद्वीपीय विस्थापन में पृथ्वी के महाद्वीप सापेक्षता एक दूसरे के आर पार सागरीय तल को पार कर विस्थापित होते हैं। और हिमानी काल हिमानी विकास द्वारा चिन्हित होता है। यह हिमानी वर्ष में एक समय अंतराल है। क्या है?
या हिमानी वर्ष में एक समयांतराल है। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2015 में सवाल पूछा गया। कथन यहाँ पे दिए गए 1 और 2 कथन है। ऑप्शन से पहले हम देखते हैं कि इसकी मांग क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, सही वाले हमको बताने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको हमेशा से बताया कि पहले ये प्रश्न को इतना देखो, फिर कथन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन को पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि उसकी मांग क्या है, वो सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, सही वाले पूछ रहा है या फिर गलत वाले पूछ रहा है। यदि सही पूछ रहा है तो हमको सही चेक करना है, गलत वाले पूछ रहा है तो गलत चेक करना है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माइंड में एक फ़िल्टर लगा रहेगा तो फिल्टर वो चेक करते रहेगा बार बार कि क्या ये सही है, ये गलत है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोले सही है तो हम उसको देखेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। और यदि उसने पूछा गलत है तो हम वहाँ पर चेक करेंगे कि ये गलत है कि नहीं। ठीक है, तब जाके हम इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे आप फंस जाओगे स्पिन में। ठीक है, अब देखो कथन हम पढ़ते हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। पछुआ हवाएं कहलाती हैं। पूरे वर्ष कौन सा एरिया यहाँ बताएगा? 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो पछुआ हवाएं हैं वो इस वाले एरिया में है। ये देखो, ये 0 डिग्री है। उत्तरी साइड में ये 30 से लेके 60 तक ये जाएगी। ठीक है, और नीचे दक्षिणी साइड में भी ये 30 से लेके यहाँ 60 तक ये जाएगी। 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक यहाँ पे जाएगी। तो देखो, पछुआ हवा दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य प्रभावित होती है। ये देखो, इस वाले एरिया में भी होगी और इस वाले एरिया में भी होगी। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, कथन में दिया है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, लेकिन ये नहीं है। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देखो, 30 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया ये है, इतना 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ तक ये गया, और 60 डिग्री साउथ ये यहाँ तक ये गया। सिर्फ इतने एरिया में प्रश्न बोल रहा है कि क्या इतने एरिया में होती है, लेकिन इतने में नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे होगी? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होगी, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिला के। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ, इंग्लिश में इससे पढ़ेंगे तो मॉइस्ट एयर मासेस, पछुआ हवाएं के भाग है। पछुआ हवाएं क्यों कहते हैं इसको? आपके माइंड में आ रहा होगा सवाल, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर ये बहेगी। ठीक है, ये हवा की दिशा पश्चिम की ओर बहेगी। यहाँ पे देखो, ये दूसरा कथन है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ, मॉइस्ट एयर मासेस पछुआ हवाएं के भाग है। तो बिल्कुल है, ये कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं। इनकी पश्चिमी दिशा के कारण इन्हें पछुआ हवा, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज। ठीक है, पछुआ हवाई के बारे में हम बात कर रहे थे, पश्चिमी दिशा के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किन के कारण होता है या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा कारण है महासागर में ज्वार भाटा, महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटाएं आने के। तो यहाँ ये सवाल 2015 में पूछा गया है, और यहाँ पे कथन दिए गए 1, 2, 3। पहले हम चेक करते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक, सही उत्तर हमको चुनना है। अब देखो, महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके किन के कारण होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये ज्वार भाटाएं सूर्य के जो बल है, कौन सा वाला? गुरुत्वीय बल, उसके कारण भी होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण भी होगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तीनों के कारण ही होगा। ठीक है, समझ रहे? इससे संबंधित ऑप्शन हम देख लेते, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो 1 और 2 और 3 तीनों यहाँ पे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दोनों बलों, अधिकेंद्रीय या फिर अभिकेंद्रीय बल भी इसको बोलेंगे, और केंद्रोन्मुख बल एवं अपकेंद्रीय बल या केंद्रोपसारित बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल
पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। ये देखो शब्दों में समझ नहीं आ रहा हो, यहाँ समझो चित्र में। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ये सूर्य है, ये बीच में चंद्रमा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखो। और इस वाले चित्र में देखो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यहाँ पे बताया जा रहा है। चंद्रमा यहाँ पास में, तो इसका एक ग्रेविटेशन किस तरफ खींचेगा वो यहाँ पे बता रहा है। और ये देखो ये क्या है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया किसको बता रहा है, ये वाला, ये जो है इस वाले एरिया में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले चित्र में समझो, यहाँ पे उच्च ज्वारभाटा आएंगे इस वाले एरिया में, और ये है निम्न ज्वारभाटा एरिया। और इस वाले चित्र में हम देखें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये है, तो यहाँ पे देखो निम्न ज्वारभाटा इस वाले एरिया में आएगा और उच्च ज्वारभाटा इस वाले एरिया में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फलस्वरूप उच्च ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, किसके फलस्वरूप होगा, यहाँ पे देखो पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है और फलस्वरूप उच्च ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। दूसरी ओर हम देखें तो पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक हो जाएगा और फलस्वरूप निम्न ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में दो बार ज्वार व दो बार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर है इसका डी, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जो सुबह के बारे में बताया रहा, समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है, कौन से क्षेत्र का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जो पहला प्रश्न हमने देखे थे उसी टाइप का प्रश्न ये है। वहाँ पे उस क्षेत्र की विशेषताएं बताई गई थी और पूछा गया था कौन सा क्षेत्र ये है। सन 2015 में सवाल पूछा गया। सवाना, विषुवतीय, मानसून और भूमध्य सागरीय। तो ये हर दिन का कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया होता है विषुवतीय वाला। विषुवतीय एरिया में ये होगा, सामान्य में नहीं, मानसून में नहीं, भूमध्य सागरीय में नहीं होगा, ठीक है। आंसर है इसका बी। विषुवतीय क्षेत्रों इक्वेटोरियल रीजन में प्रतिदिन सुबह का मौसम साफ रहता है, किंतु सूर्य की किरणों के साथ गर्मी बढ़ती जाती है और दोपहर के वक्त बादलों की गरज के साथ वर्षा होने लगती है। कुछ देर बाद बंद हो जाती है और आकाश साफ हो जाता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी होती है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी। ये जो एरिया दिया गया था या फिर जो विशेषताएं दी गई थी वो इसकी थी, विषुवतीय क्षेत्रों की। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल, इंग्लिश में बोलेंगे, अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। उष्णकटिबंधीय की बात हो रही तो ये देखो ये वाला एरिया हो जाएगा उष्णकटिबंध। इन अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अंतः उष्णकटिबंध अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही होता है। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्लभ होता है। उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। तो क्या कारण है इसका, चक्रवात इन एरिया में चक्रवात क्या उत्पन्न नहीं होता। सन 2015 में सवाल पूछा गया है। तो ये कारण है इसका, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। समुद्री पृष्ठों के ताप यहाँ पर निम्न होते हैं, इसलिए कौन से एरिया में, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। क्यों, क्योंकि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं यहाँ, ठीक है। आंसर है इसका ए। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने
के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंध भागों में चक्रवात का कोई न कोई रूप देखने को अवश्य मिलता है, किंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर, किस किस की ओर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चक्रवात बिल्कुल नहीं पाए जाते। चक्रवात के जन्म हेतु समुद्री पृष्ठ का तापमान कितना होना चाहिए, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे देखो 5 डिग्री से 15 डिग्री होता है, तो यहाँ पे नहीं आएंगे। दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में ठंडी धाराएं पाई जाती है, जो कि समुद्र पृष्ठ के निम्न ताप में सहायक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवात का जन्म नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये है इसका आंसर है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अगला सवाल है विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, किससे इसकी व्याख्या होगी। सन 2015 में सवाल पूछा गया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण कन्वर्जेंस, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना। तो यहाँ पर देखो विषुवतीय प्रतिधारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, तो ये है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से होगी। आंसर है इसका ए। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण जल पीछे छूट जाता है, जिसके कारण जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति होती है। ठीक है, जल में कैसी गति होगी, पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न होती है तथा विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, किंतु जल का कुछ भाग पृथ्वी की घूर्णन दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे प्रति विषुवतीय धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दिबांग, कमेंग, लोहित। 2016 में सवाल पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। दिबांग, कमेट, लोहित। यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से निकली तिब्बत से। दिहांग, लोहित, ये देखो दिबांग है, दिबांग। ठीक है, ये दिबांग, ये लोहित हो गई। दिबांग और लोहित दोनों है यहाँ पे। और तीसरी कमांग भी हम देख लेते हैं। कमांग इसके पास है क्या, ये देखो कमेंग या कमांग इसको बोलेंगे। तो ये देखो ये तीनों इसकी सहायक नदी है, इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो कौन यहाँ पूछा गया कौन सी यहाँ पे सहायक नदी है, तो दिबांग, कमेंग और लोहित तीनों ही सहायक नदी। 2016 में सवाल पूछा गया है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 1 और 3 और 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ब्रह्मपुत्र अपने मूल स्रोत तिब्बत से भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम घाटी के अग्रभाग में दिबांग नदी और लोहित नदी से जुड़ती है, और कामेंग नदी या फिर जिया बोरेली से सोनितपुर में जुड़ती है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट के प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या फिर सिकांग और लोहित है, और दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश है। इसलिए सभी तीन सही, बाकी ये 3 भी सही है। देखो मानस, संकोश, ये सारी नदी यहाँ पे बताई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चित्र में। तो एक बार इसको पॉज कीजिए और एक बार ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2017 में सवाल पूछा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा है IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर हमको चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, यहाँ पे कथन क्या है, IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा कथन यहाँ पे IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। आंसर है इसका बी वाला आंसर कौन सा है यहाँ पे, केवल 2 वाला सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, आंसर है इसका बी है। इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर एकांतर से गर्म हो जाता है
और इसके बाद हिंद महासागर गर्म होता है या प्रभावित होता है, ना कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। हाल के अध्ययनों के अनुसार दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में अल नीनो दोलन ENSO की तुलना वर्षा पैटर्न पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आंसर है इसका बी, केवल 2 सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये हमको बताने। बैरन द्वीप से संबंधित प्रश्न है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। क्या सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। बैरन द्वीप का एरिया यहाँ पे देख लो, ये देखो बैरन द्वीप यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाएगा, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कि एक ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये हम चेक करेंगे अभी। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो 1991 में ये नहीं हुआ, इसका सन दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे देखो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है, ना कि ग्रेट निकोबार से, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। और ये उद्गार कब हुआ था? ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर इसका प्रथम उद्गार 1787 में हुआ था और लगभग 100 वर्षों बाद में वह 5 बार उद्गारित हो चुका है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी फरवरी 2016 में उद्गारित हुआ था, ठीक है, 2016 में उद्गारित हुआ था। यहाँ पे 1991 में दिया, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। केवल एक सही है, केवल एक, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3, तो केवल एक सही है, तो आंसर रहेगा इसका ए, आंसर रहेगा इसका ए, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।